हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब। आज हम सब इतिहास से जुड़े फैक्ट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और ये हमारे इतिहास का पार्ट 2 होगा। इससे पहले पार्ट 1 में हमने 200 क्वेश्चन डिस्कस किए थे और ये सारे क्वेश्चंस आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो आप हमें मोटिवेट करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए और कुछ सुझाव हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आज के सेशन से शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न रहने वाला है, ब्रिटिश राजदूत के रूप में सर थॉमस रो भारत किसके शासन काल में आया था? कौन? सर थॉमस रो जो भारत में किसके शासन काल में आया था? अकबर के शासन काल में, औरंगजेब के शासन काल में, जहांगीर के शासन काल में या शाहजहाँ के शासन काल में? तो इसका सही उत्तर है जहांगीर। किसके शासन काल में आया था भारत सर थॉमस रो? जहांगीर के शासन काल में। अगला प्रश्न है हमारा, जहांगीर ने थॉमस रो को कहाँ मिलने का अवसर दिया था? किसको? थॉमस रो को। किसने? जहांगीर ने। आगरा में, अजमेर में, दिल्ली में, फतेहपुर सीकरी? इसका उत्तर है अजमेर। कहाँ पर मिलने का अवसर दिया था? अजमेर में। अगला प्रश्न है, भारत में इंग्लैंड का कौन सा राजदूत जहांगीर के पीछे अजमेर से मांडू आया? भारत में इंग्लैंड का वह कौन सा राजदूत है जो जहांगीर के पीछे पीछे अजमेर से मांडू तक आ पहुंचा था? क्लाइव, थॉमस रो, लॉर्ड एस्टर, क्लाइड? इसका सही उत्तर है थॉमस रो। कौन आया था पीछे पीछे? थॉमस रो। जहांगीर के पीछे पीछे इंग्लैंड का राजदूत था थॉमस रो, जो कि अजमेर से मांडू तक आ पहुंचा था। मांडू कहाँ है? मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया था, कौन है? किसके शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया? जहांगीर के शासनकाल का। फ्रांसिस्को पेलसर्ट, हॉकिंस, मनुची या पीटर मुंडी? यह एक नया क्वेश्चन है जो बहुत ही कम पढ़ने को मिलता है। तो इसका सही उत्तर क्या है? फ्रांसिस्को पेलसर्ट। एक डच पर्यटक था जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया। वह कौन था? फ्रांसिस्को पेलसर्ट। अगला प्रश्न है, मुगल चित्रकला किसके राज्यकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची, मतलब ऊंचाइयों को छू रही थी? कौन? चित्रकला। हुमायूं, अकबर के, जहांगीर के या शाहजहाँ के? किसके शासनकाल में चित्रकला छू रही थी? तो इसका सही उत्तर है जहांगीर। जहांगीर के शासनकाल में जो मुगल चित्रकला थी वह ऊंचाइयों को छू रही थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित चित्रकारों में से किसे जहांगीर ने नादिर उज जमा की पदवी दी थी? किसकी? नादिर उज जमा की पदवी दी थी। अबुल हसन को, फर्रुख बेग को, बिशन दास को या आगा राजा को? इसका सही उत्तर क्या है? अबुल हसन को यह उपाधि दी गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित चित्रकारों में से किसे जहांगीर ने नादिर उल असर की पदवी दी थी? किसकी? नादिर उल असर की। दौलत, बिसंदास, मनोहर या मंसूर? तो किसे दी गई थी? मंसूर को यह उपाधि दी गई थी, नादिर उल असर। लगभग कभी कभी उपाधियाँ पूछी जा सकती हैं और जाती ही हैं, इम्पोर्टेंट ही हैं उपाधियाँ, मुगल काल से संबंधित उपाधियाँ, क्योंकि उसी काल में सर्वाधिक उपाधियाँ प्रदान की गई थी। अगला प्रश्न है, अबुल फजल के हत्यारे को किसने पुरस्कृत किया था? किसके हत्यारे को? अबुल फजल के हत्यारे को किसने पुरस्कृत किया? तो अकबर ने या जहांगीर ने या मान सिंह ने या औरंगजेब ने? तो किसने पुरस्कृत किया था? जहांगीर ने। अगला प्रश्न है, खुसरो किस मुगल बादशाह का पुत्र था? कौन? खुसरो। अकबर का, जहांगीर का, शाहजहाँ का या बहादुर शाह प्रथम का? कौन? खुसरो किस मुगल बादशाह का पुत्र था? इसका सही उत्तर है जहांगीर। किसका पुत्र था? खुसरो, जहांगीर का। अगला प्रश्न है, गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है कहाँ स्थित है? कौन सा? गोविंद महल। दतिया में, खजुराहो में, ओरछा में या ग्वालियर में? तो गोविंद महल कहाँ पर स्थित है? इसका सही उत्तर है दतिया में स्थित है। अगला प्रश्न है,
शाहजहाँ के बल्क अभियान का उद्देश्य था? शाहजहाँ के बल्क अभियान जो था उसका क्या उद्देश्य था? काबुल की सीमा से सटे बल्क और बदखशां में एक मित्र शासक को लाना, मुगलों की मातृभूमि समरकंद और परगना को जीतना, मुगल सीमा को वैज्ञानिक पद्धति अमू दरिया पर निर्धारित करना, मुगल साम्राज्य का विस्तार उपमहाद्वीप से आगे तक करना। इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है काबुल की सीमा से सटे बल्क और बदखशां में एक मित्र शासक को लाना। यह शाहजहाँ के बल्क अभियान का उद्देश्य था। अगला प्रश्न है, मुमताज महल का असली नाम क्या था? किसका? मुमताज महल का असली नाम क्या था? अर्जुमंद बानो बेगम, लाडली बेगम, मेहरुन्निसा या रोशन आरा? तो इनका सही नाम क्या है? अर्जुमंद बानो बेगम मुमताज महल का असली नाम था। अगला प्रश्न है, इनमें से किसे शाहजहाँ ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी? दारा शिकोह को, शुजा को, औरंगजेब को, मुराद को? इनमें से किसको शाहजहाँ ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी? इसका सही उत्तर है दारा शिकोह। यह उपाधि किसे दी गई थी? यह उपाधि दारा शिकोह को दी गई थी। अगला प्रश्न है, दारा शिकोह ने किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का पारसी में अनुवाद किया था? किसका उपनिषदों का पारसी में अनुवाद किया? अल फिरिस्त, किताब अल बयां, मज्म उल वैरीन या सिर ए अकबर? किस नाम से किया? तो सिर ए अकबर के नाम से किया। अगला प्रश्न है, हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? कौन से धर्मों का? हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम। ऑप्शन अमीर खुसरो, सेकंड ऑप्शन है दारा शिकोह, अमीर हसन और शुजा। तो किसने किया था? इसका सही उत्तर है दारा शिकोह ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहाँ के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? किसने शाहजहाँ के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? तो B.A. स्मिथ, जदुनाथ सरकार, A.L. श्रीवास्तव या बिपिन चंद्रा ने? बिपिन चंद्र। तो इसका सही उत्तर है A.L. श्रीवास्तव। किसने कहा है? A.L. श्रीवास्तव ने शाहजहाँ के युग को स्वर्ण युग। अगला प्रश्न है, सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहाँ को किसने उपहार में दिया था? कौन सा हीरा? कोहिनूर हीरा। किसको? शाहजहाँ को। फर्स्ट औरंगजेब ने, मुराद ने, मीर जुमला ने या अबुल हसन कुतुब शाह ने? तो किसने दिया था? मीर जुमला ने। कोहिनूर हीरा किसे दिया था? शाहजहाँ को। अगला प्रश्न है, धर्मट का युद्ध निम्न में से किन के बीच लड़ा गया? कौन सा? धर्मट लिखा हुआ है, लेकिन धर्मट का युद्ध निम्न में से किन के बीच लड़ा गया है? मोहम्मद गौरी जैद तथा जयचंद, बाबर तथा अफगान, औरंगजेब तथा दारा शिकोह, अहमद शाह अब्दाली तथा मराठा? तो किसके बीच लड़ा गया युद्ध? औरंगजेब तथा दारा शिकोह के। मैं ये सब हिस्ट्री की क्लास में आपको याद करा दूंगा नॉर्मली, आराम से। अगला प्रश्न है, किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? किस जो मुगल बादशाह था उसके अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? मतलब वह कौन सा बादशाह था? हुमायूं, अकबर, जहांगीर या औरंगजेब? तो किसके शासनकाल में थे सर्वाधिक? औरंगजेब के शासनकाल में सर्वाधिक हिंदू सेनापति रहे हैं। अगला प्रश्न है, औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का क्या अर्थ है? किसके द्वारा? औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ। दारुल हर्ब, दारुल इस्लामी, ओली वार या जजिया? तो इसका सही आंसर क्या है? दारुल इस्लामी। जिहाद का अर्थ क्या है? दारुल इस्लामी। अगला प्रश्न है, बीबी का मकबरा का निर्माता कौन था? किसका मकबरा? बीबी का मकबरा। हुमायूं, शाहजहाँ, अकबर द्वितीय या औरंगजेब? तो किसने किया था बीबी के मकबरे का निर्माण? औरंगजेब ने। इसका सही उत्तर क्या है? औरंगजेब। अगला प्रश्न है,
औरंगजेब ने किसको साहिबात उज जमानी की उपाधि प्रदान की? किसकी? साहिबात उज जमानी की उपाधि प्रदान की। शाइस्ता खान को, अमीर खान को, जहां आरा को या रोशन आरा को? तो किसे प्रदान की गई थी? जहां आरा को। इसका सही उत्तर क्या है? जहां आरा। अगला प्रश्न है, मुगल शासन के दौरान जिले को किस नाम से जाना जाता था? किसको? जिले को। अहर, विश्यास, सूबा या सरकार? किस नाम से जाना जाता था किसको? जिलों को। तो सरकार के नाम से जाना जाता था मुगल प्रशासन में जिलों को। अगला प्रश्न है, मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है। मदद ए मास इंगित करता है चुंगी कर, विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि, सैन्य अधिकारियों को दी जाने वाली पेंशन या बुआई कर? तो क्या है? मुगल प्रशासन में मदद ए मास जो है वो किसको इंगित करता है? तो इसका सही उत्तर है विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि को इंगित करता है। अगला प्रश्न है हमारा कि मुगल चित्रकला के विषय में कौन सा कथन सत्य है? किस कला के? मुगल चित्रकला के संबंध में। युद्ध दृश्य, पशु पक्षी और प्राकृतिक दृश्य, दरबारी चित्रण या उपरोक्त सभी? जो मुगल चित्रकला का विषय था उसमें युद्ध, बिल्कुल युद्ध के चित्र बनाए जाते थे, पशु पक्षी और प्रकृति के बनाए जाते थे, और दरबार में जब दरबार लगता था उसके भी चित्र बनाए जाते थे। इसका सही उत्तर क्या है? उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर क्या है? उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली? किस शासक ने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली? हुमायूं, जहांगीर, अकबर या शाहजहां? तो किसने ली थी? हुमायूं ने। इसका सही उत्तर क्या है? हुमायूं। अगला प्रश्न है, गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? कौन? गुलबदन बेगम। बाबर की, हुमायूं की, शाहजहां की या औरंगजेब की? तो गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? बाबर की। अगला प्रश्न है, मुगल काल में निम्नलिखित में से किस महिला ने ऐतिहासिक विवरण लिखे? गुलबदन बेगम ने, नूरजहां ने, जहां आरा ने या जैबुन्निसा बेगम ने? तो मुगल काल में किस महिला ने ऐतिहासिक विवरण लिखे? इसका सही उत्तर है जहां आरा ने। किसने लिखे थे? जहां आरा ने। अगला प्रश्न है, हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? किसकी? हुमायूं नामा की रचना बाबर ने, हुमायूं ने, गुलबदन बेगम ने या जहांगीर ने? तो किसने की थी? जहांगीर ने। हुमायूं नामा की रचना किसने की? जहांगीर ने। अगला प्रश्न है, तबकात ए अकबरी किसने लिखी थी? कौन सी? तबकात ए अकबरी किसने लिखी थी? अबुल फजल ने, बदायूनी ने या अब्बास खान सारवानी ने या निजामुद्दीन अहमद ने? तो किसने लिखी थी? यह लिखी थी निजामुद्दीन अहमद ने। कौन? तबकात ए अकबरी, निजामुद्दीन अहमद। अगला प्रश्न है, हेमचंद विक्रमादित्य भारतीय इतिहास में किस नाम से जाने जाते हैं? कौन? हेमचंद विक्रमादित्य। पूरनमल, मालदेव, राणा सांगा या एमू? तो किसके नाम से जाने जाते हैं? एमू के नाम से जाने जाते हैं हेमचंद विक्रमादित्य। अगला प्रश्न है, भारतीय गौरव का अंतिम सूर्य किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? कौन? भारतीय गौरव का अंतिम सूर्य शिवाजी, पृथ्वीराज, राणा प्रताप या एमू? तो किसके लिए उपयोग हुआ है? एमू के लिए। अगला प्रश्न है हमारा, मुगल काल में मौल्यम क्या था? कौन? मौल्यम एक कर था, एक प्रशासनिक इकाई थी या एक शासक था या एक जांच का कर्मचारी था? तो कौन था मौल्यम? एक जांच का कर्मचारी था। अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास के मध्य काल में बंजारे सामान्यतः कौन थे? कौन? बंजारे एक कृषक थे या योद्धा थे या बुनकर थे या व्यापारी थे? तो कौन थे? व्यापारी थे। अगला प्रश्न है,
गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था? किसने? गुरु नानक ने। गुरु रामदास को, गुरु अमरदास को, गुरु हरिराय को या गुरु अंगद को? तो किसे नियुक्त किया था? गुरु अंगद को गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। अगला प्रश्न है, किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? कौन? औरंगजेब। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के लिए, गुरु तेग बहादुर की मृत्यु के लिए, गुरु रामदास की मृत्यु के लिए या गुरु अंगद देव की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? तो किसके लिए? गुरु तेग बहादुर की मौत के लिए। अगला प्रश्न है, मराठा के उत्कर्ष का निम्नलिखित में से कौन सा कारण सही है? किसके उत्कर्ष का? मराठा के उत्कर्ष का। धार्मिक चेतना, भौगोलिक सुरक्षा, राजनीतिक जागृति तथा उच्च नेतृत्व शक्ति या उपरोक्त सभी? तो सभी। इसका सही उत्तर क्या है? उपरोक्त सभी। धार्मिक चेतना भी, भौगोलिक सुरक्षा भी और राजनीतिक जागृति तथा उच्च नेतृत्व शक्ति भी। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हुआ? किसके त्यागपत्र के बाद? सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, पट्टाभी सीतारामैया, राजेंद्र प्रसाद या सरदार पटेल? तो कौन हुआ था? राजेंद्र प्रसाद सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। अगला प्रश्न है, अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद किन 3 राज्यों ने भारत में शामिल होना विलंबित किया? जब सभी रजवाड़े भारत में विलय हो गए थे, सम्मिलित हो गए थे, उसके बाद जो 3 राज्य थे वह भारत में विलंबित हुए। वे कौन कौन से राज्य थे? जूनागढ़ मैसूर जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ हैदराबाद जम्मू कश्मीर, उदयपुर कपूरथला जम्मू कश्मीर, हैदराबाद उदयपुर त्रावणकोर? इसका सही उत्तर क्या है? जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। जिन्हें जूनागढ़ और हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के दौरान और जम्मू कश्मीर को फिलहाल में सम्मिलित किया गया है। अगला प्रश्न है, जम्मू एंड कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना? कौन? जम्मू एंड कश्मीर। 26 अक्टूबर 1948 को, 26 नवंबर 1948 को, 26 अक्टूबर 1947 को या 26 नवंबर 1947 को? तो कब बना था जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग? 26 अक्टूबर 1947 को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशी राज्यों में से कौन यथावत समझौते का पक्षधर था? हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, जूनागढ़, मैसूर? इसका सही उत्तर क्या है? हैदराबाद। कौन था? हैदराबाद। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? कौन सी विश्व युद्ध के समय? द्वितीय विश्व युद्ध के समय। क्लीमेंट एटली, एंथोनी एडन, विंसेंट चर्चिल या एराल्ड विल्सन? तो कौन थे द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री? विंसेंट चर्चिल। अगला प्रश्न है, भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले निम्न में से किसने किया? किसके लिए? भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए। मोहम्मद इकबाल ने, आगा खान ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने या चौधरी रहमत अली ने? चौधरी रहमत अली तथा उनके मित्रों ने। तो किसने किया था? इसका सही उत्तर है चौधरी रहमत अली तथा उनके मित्रों ने भारतीय मुसलमानों के लिए पृथक पाकिस्तान का सबसे पहले प्रयोग किया। अगला प्रश्न है, 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव किसने रखा था? मोहम्मद अली जिन्ना ने, मोहम्मद इकबाल ने, चौधरी रहमत अली ने या खली कुज्जम ने? तो किसने रखा था? खली कुज्जम ने यह प्रस्ताव रखा। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा किसने तैयार की? किसकी? पाकिस्तान प्रस्ताव की। रहमत अली ने, सिकंदर अयात खान ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने या फजलुल हक ने? तो किसने की थी? सिकंदर अयात खान ने। अगला प्रश्न है,
कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? किसमें? कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत जो संविधान निर्माण के लिए परिषद बनाई थी उसमें प्रत्येक प्रांत से कितने आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित की और एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में लिया गया था? 8 लाख व्यक्ति, 10 लाख व्यक्ति, 11 लाख व्यक्ति या 12 लाख व्यक्ति? तो कितने में किया गया था? 10 लाख व्यक्ति पर एक व्यक्ति चुना गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय उपनिवेश के लिए प्रभुसत्ता संपन्न संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? किसके लिए? भारतीय उपनिवेश के लिए प्रभुसत्ता संपन्न संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष राजगोपालाचारी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, राजेंद्र प्रसाद या सच्चिदानंद सिन्हा? तो किसे नियुक्त किया गया था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राजकीय स्वीकृति कब प्राप्त हुई? किसे? भारतीय स्वाधीनता विधेयक को 18 जुलाई 1947 को, 19 जुलाई 1947 को या 20 जुलाई 1947 को या 21 जुलाई 1947 को? तो कब हुई थी? 18 जुलाई 1947 को। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का शिशु है, यह कथन किसका है? क्या कथन है? भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का शिशु है, यह कथन किसका है? बिपिन चंद्र का, आर कॉपलैंड का, आर.सी. मजूमदार का या पी.ई. रॉबर्ट्स का? तो किसका है? आर कॉपलैंड का। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता के समय अंग्रेजी महाराज कौन थे? किसकी स्वतंत्रता के समय? भारतीय स्वतंत्रता के समय जॉर्ज पंचम, जॉर्ज षष्ठम, राजा एडवर्ड सप्तम या जॉर्ज अष्टम? तो कौन थे? जॉर्ज षष्ठम, मतलब सातवें, नहीं छठवें, षष्ठम यानी छठवा। अगला प्रश्न है, वह कौन जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? किसका? अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था। इलाहाबाद, कोलकाता, लखनऊ और पटना? कहाँ पर हुआ था अखिल भारतीय किसान का पहला अधिवेशन? इसका उत्तर है लखनऊ में। कहाँ पर? लखनऊ में। अगला प्रश्न है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? किसकी? सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल को महात्मा गांधी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने या कस्तूरबा गांधी ने? तो किसने दी थी यह उपाधि? महात्मा गांधी ने सरदार की उपाधि दी थी वल्लभ भाई पटेल को। अगला प्रश्न है, भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम प्रारंभ किस राज्य में हुआ था? किस आंदोलन का? भूदान आंदोलन का प्रारंभ। पहला ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु या उत्तर प्रदेश? तो कहाँ पर हुआ था? आंध्र प्रदेश में। भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम प्रारंभ कहाँ से हुआ? आंध्र प्रदेश से। अगला प्रश्न है, कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? कौन सा षड्यंत्र? कानपुर षड्यंत्र मुकदमा। खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, साम्यवादी आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन? तो किसके अपोजिट था? साम्यवादी आंदोलन के विरुद्ध था। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला साहसिक कदम था? जो अखिल भारतीय राजनीति है उसमें गांधी का पहला कदम क्या था? असहयोग आंदोलन, रॉलेट सत्याग्रह, चंपारण आंदोलन या दांडी मार्च? क्या था? रॉलेट सत्याग्रह। अगला प्रश्न है, कौन सी महत्वपूर्ण घटना जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी थी? मतलब वह कौन सी घटना थी जो जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व, मतलब तुरंत ही पहले घटी थी? असहयोग आंदोलन, रॉलेट एक्ट का बनना, सांप्रदायिक अवार्ड, साइमन कमीशन का आना? तो इसका सही उत्तर क्या है? रॉलेट एक्ट का बनना। इसी के लिए जलियांवाला बाग में मीटिंग बुलाई और वहाँ पे नरसंहार हुआ था। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए लोग क्यों जमा हुए थे?
जो जलियांवाला बाग था उसमें लोग प्रदर्शन के लिए क्यों जमा हुए थे? गांधी जी और लाजपत राय की गिरफ्तारी के प्रति विरोध प्रदर्शन करने के लिए, या किचलू और सतपाल को बंदी बनाने के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए, बैसाखी की प्रार्थना करने के लिए, या पंजाब सरकार के माननीय कार्यकलापों के प्रति विरोध प्रकट करने के लिए। तो किस लिए किया? किचलू और जो सत्यपाल जी थे उनको बंदी बनाने के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए जलियांवाला बाग में मीटिंग बुलाई गई थी। अगला प्रश्न है, एक वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति का लक्ष्य था। एक वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति लक्ष्य था। सविनय अवज्ञा आंदोलन का, होम रूल आंदोलन का, खिलाफत आंदोलन का, या असहयोग आंदोलन। तो किसका था? इसका सही उत्तर है असहयोग आंदोलन। जो असहयोग आंदोलन हुआ था उसका उद्देश्य था कि एक वर्ष के भीतर स्वराज्य की प्राप्ति कर ली जाएगी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा असहयोग आंदोलन के संबंध में सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक असहयोग आंदोलन के संबंध में सही नहीं है? इस आंदोलन की अवधि 1920 से 1922 तक थी। एक वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति इसका लक्ष्य था। इसमें बहिष्कार की योजना थी। जिन्ना ने इस आंदोलन का समर्थन किया था। इसका सही उत्तर क्या है? जिन्ना ने इस आंदोलन का समर्थन किया था, क्योंकि वह हमेशा अपोजिट ही बात करता था, इसलिए यह इस कथन में सही नहीं है। अगला प्रश्न है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? कौन सा वह पशु है जिसके अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से हमें प्राप्त नहीं हुए हैं? शेर के, घोड़ा के, गाय के, या हाथी के? तो किसके अवशेष नहीं प्राप्त हुए हैं? गाय के। किसके अवशेष? गाय के। अगला प्रश्न है, सायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? जो सायक संधि चली थी उसको स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन बना था? अवध का नवाब, हैदराबाद का निजाम, पेशवा बाजीराव द्वितीय, या ट्रावनकोर का राजा? तो सबसे पहले किसने सायक संधि स्वीकार की? हैदराबाद के निजामों ने। अगला प्रश्न है, उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, निम्न गवर्नर जनरल में से किस एक ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराया रखा था? जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप के साम्राज्य जो होते वह धराशायी हो रहे थे, मतलब ख़त्म होते जा रहे थे, उस समय निम्न गवर्नर जनरल में से किस एक ने भारत में ब्रिटिश पताका मतलब ब्रिटिश सत्ता स्थापित रखी थी? लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, लॉर्ड वेलेस्ली ने, या लॉर्ड हेस्टिंग्स ने? तो किसने रखी थी? लॉर्ड वेलेस्ली ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? हेक्टर मिनरो जो कि बक्सर का युद्ध के समय थे, लॉर्ड हेस्टिंग्स आंग्ल नेपाल युद्ध के समय, लॉर्ड वेलेस्ली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय, या लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय? तो यह तीनों सही है और यह गलत है। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय नहीं थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था, गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद सदा बना रहेगा? क्या कहा था गांधी जी ने? गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद सदैव बना रहेगा। किस अधिवेशन में कहा? रामगढ़ अधिवेशन 1940, लाहौर अधिवेशन 1929, कोलकाता अधिवेशन 1928, या कराची अधिवेशन 1931 में? तो यह किस अधिवेशन में बोला था कि गांधी जी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद सदैव बना रहेगा? तो कराची अधिवेशन 1931 में यह बात कही थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? जो अशोक का कौन सा वह अभिलेख है जो कि यह पुष्टि करता है गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? बसाड़ स्तंभ अभिलेख, निंगाली सागर स्तंभ अभिलेख, रामपुरवा स्तंभ अभिलेख, या रुम्मिनदेई स्तंभ अभिलेख? तो कौन पुष्टि करता है?
यह नाम कहाँ पर मिलता है? रुक्मिणीदेही स्तंभ अभिलेख से यह पुष्टि होती है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त, या लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि प्रणाली, लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, लॉर्ड विलियम बेंटिक 1829 का 17वां रेगुलेशन। जो लॉर्ड वेलेस्ली थे वो सहायक संधि के समय थे। ओनली क्या सही नहीं है? लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। अगला प्रश्न है, शब्द इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता है? किसका? इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता है भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी जा रही विशेष रियायतों के लिए, ब्रिटिश नागरिकों द्वारा किए जा रहे प्रजाति भेदभाव के लिए, या ब्रिटिश हित के लिए किए जा रहे भारतीय हित के दमन के लिए, या भारतीय रियासतों के राजाओं पर ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंटों को दी जा रही तरजीह के लिए। इसका सही उत्तर क्या है? भारत में जो ब्रिटिश आयातों पर दी जा रही विशेष रियायतों के लिए। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? किसमें? अंग्रेजों का जो शासनकाल था उसमें भारत के आर्थिक जो दोहन हो रहा था उसके सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? एम.एन. रॉय ने, जयप्रकाश नारायण ने, राम मनोहर लोहिया ने, या दादा भाई नेरोजी ने? तो किसने किया था? दादा भाई नेरोजी ने। अगला प्रश्न है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना कौन सी थी? किससे संबंधित? 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित। कानपुर में विद्रोह और नाना साहब का नेतृत्व संभालना, बेगम हजरत महल द्वारा अवध का नेतृत्व, या सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना, या झांसी की रानी का विद्रोह? तो इसका सही उत्तर क्या है? सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य था? क्या था? छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु प्रशिक्षित भारतीयों की आवश्यकता, या भारतीय संस्कृति को प्रोत्साहित करना, या भारतीय लोगों को आधुनिक बनाना जिससे वे राजनीतिक जिम्मेदारी में भाग ले सकें, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर क्या है? छोटे जो प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु प्रशिक्षित भारतीयों की आवश्यकता, मतलब पढ़े लिखे भारतीयों की आवश्यकता। यह ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य रहा। अगला प्रश्न है, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था? किसका? पुराणों का अध्ययन करने वाला। अबुल फजल, अब्दुल कादिर बदायूनी, अल बरूनी, या दारा शिकोह? तो कौन था? अल बरूनी। अल बरूनी ने पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था, जिसने सबसे पहले पुराणों का अध्ययन किया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कथन दादा भाई नेरोजी के विषय में सत्य नहीं है? इनमें से कौन सा वह कथन है जो दादा भाई नेरोजी के विषय में सही नहीं है? उन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी। उन्होंने गुजराती के प्रोफेसर के रूप में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कार्य किया था। उन्होंने मुंबई में महिला शिक्षा की नींव रखी थी, या वे ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में अनुदारवादी पार्टी के टिकट पर चुने गए थे? तो इसका सही उत्तर क्या है? वे ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में अनुदारवादी पार्टी के टिकट पर चुने गए थे। यह दादा भाई नेरोजी के संबंध में सत्य नहीं है। अगला प्रश्न है, 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था? किसका? 1907 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ था सूरत में, उसका मुख्य कारण क्या रहा? लॉर्ड मिंटो द्वारा भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता का प्रवेश कराना, अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में, चरमपंथियों में विश्वास का अभाव,
या मुस्लिम लीग की स्थापना या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित हो सकने में अरविंद घोष की असमर्थता। तो इसका सही उत्तर क्या है? अंग्रेजी सरकार के साथ नरम पंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव। यह 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण रहा। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कौन सा मुख्य दूरगामी परिणाम वाला निर्णय लिया गया था? किस अधिवेशन में? कांग्रेस के 1916 के जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था उसमें कौन सा मुख्य दूरगामी परिणाम वाला निर्णय लिया गया था जिससे आगे की सोचा जा सके? फर्स्ट, मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग स्वीकार की। कांग्रेस और मुस्लिम लीग का अस्थायी विलय हो गया। कांग्रेस का अध्यक्ष एक मुस्लिम व्यक्ति चुना गया, या इनमें से कोई नहीं। तो दूरगामी कारण क्या रहा? मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग स्वीकार की। अगला प्रश्न है, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 कैबिनेट मंत्रियों से गठित था। निम्न में से कौन इसका सदस्य नहीं था? लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स या लॉर्ड एमरी। तो कौन नहीं था? लॉर्ड एमरी इसका सदस्य नहीं था। लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस जी थे, एवी अलेक्जेंडर और सर स्टैफोर्ड क्रिप्स कैबिनेट मिशन के कैबिनेट मंत्रियों से गठित हुई। 3 मंत्री रहे। अगला प्रश्न है, लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय के रूप में भारत आए। लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय के रूप में भारत आए। भारतीय उपमहाद्वीपों को विभाजित करने की विशेष हिदायत के साथ, यथासंभव भारत को संयुक्त रखने की विशेष हिदायत के साथ, या जिन्ना की पाकिस्तान की मांग को स्वीकार करने की विशेष हिदायत के साथ, या कांग्रेस का विभाजन स्वीकार करने हेतु राजी करने की विशेष हिदायत के साथ। किस लिए आए थे लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय के रूप में भारत? किस लिए आए? यथासंभव भारत को संयुक्त रखने की विशेष हिदायत के साथ भारत आए। अगला प्रश्न है, 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश के विभाजन के लिए मुख्य रूप से इसलिए सहमत हुई क्योंकि उन्हें तब 2 राष्ट्र का सिद्धांत स्वीकार था। इसे ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपा गया था और कांग्रेस इस मामले में निस्सहाय थी। वह बड़े पैमाने पर संभावित सांप्रदायिक दंगों को बचाना चाहते थे या भारतीय स्वाधीनता प्राप्त करने के अवसर से अन्यथा वंचित रह जाता। तो इसका सही उत्तर क्या है? वह बड़े पैमाने पर संभावित सांप्रदायिक दंगों को बचाना चाहते थे। इसलिए भारत और पाकिस्तान 2 राष्ट्रों को बनाया गया था क्योंकि उस समय अत्यधिक दंगे फैलाए जा रहे थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कहा कि ब्रिटिश शासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण था? तो किसने कहा? के.एम. पर्रिकर ने, एन.एन. श्रीनिवास ने, रजनी कोठारी ने या योगेंद्र सिंह ने? तो ऐसा किसने कहा? के.एम. पर्रिकर ने ऐसा बोला। अगला प्रश्न है, घोड़े के नाल के आकार की मेहराब सर्वप्रथम कहाँ प्रयोग में लाई गई थी? किसके? घोड़े के नाल के आकार की मेहराब। इल्तुतमिश के मकबरे में, गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे में, अलाई दरवाज़ा में या कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद में? तो इसका सही उत्तर क्या है? अलाई दरवाज़ा में घोड़े के नाल के आकार की मेहराब प्रयोग में लाई गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था? किसके निर्माण में? कुतुब मीनार के निर्माण में कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इल्तुतमिश ने, अलाउद्दीन खिलजी ने या फिरोज शाह तुगलक ने? जिसमें से कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका कार्य प्रारंभ किया और जब इसका कार्य आधा रह गया था तो उसकी मृत्यु हो गई थी और इसके बाद इल्तुतमिश ने इसको पूर्ण रूप से बनाया था। इसके बीच में फिरोज शाह तुगलक ने भी थोड़ा सा शासन किया, जिन्होंने भी थोड़ा सा इसमें काम करवाया था। इसलिए इसका उत्तर सही नहीं क्या है? अलाउद्दीन खिलजी ने इसमें योगदान नहीं दिया। अगला प्रश्न है,
किस मुगल सम्राट ने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था? किस मुगल सम्राट ने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया? अकबर ने, बाबर ने, जहांगीर ने, औरंगजेब ने? तो किसने लगाया था? जहांगीर ने। इसका सही उत्तर क्या है? जहांगीर ने। यह आज हमारे भारत देश की सबसे बड़ी समस्या है कि तंबाकू के प्रयोग से अत्यधिक लोगों की मृत्यु हो रही है और कैंसर भी इससे अत्यधिक होता है। अगला चलो आगे चलते। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? कालिदास का मालविका अग्निमित्रम, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, वात्स्यायन का कामसूत्र या त्रिवल्लुर का त्रिकुरल? त्रिवल्लुर का त्रिकुलर। इसका सही उत्तर क्या है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र। इसकी तुलना किससे की जा सकती है? मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है। अगला प्रश्न है, 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ से थी? 1857 में जब सिपाहियों ने भाग लिया तो सर्वाधिक सिपाही कहाँ से आए थे? बंगाल के थे, अवध से, या बिहार से, या राजस्थान थे? तो सर्वाधिक सिपाही कहाँ के थे? अवध से। इसमें 1857 के संघर्ष में सबसे ज़्यादा कहाँ के सिपाहियों ने भाग लिया था? अवध के सिपाहियों ने। अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? किसके संबंध में? स्वदेशी आंदोलन। कुछ विशिष्ट मुसलमान आंदोलन शामिल हुए, स्त्रियों ने आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की, आंदोलन ने बंगाल के किसानों को ना तो अधिक प्रभावित किया और ना ही वे इसमें शामिल हुआ, यह बंगाल तक ही सीमित रहा। तो इसका सही उत्तर क्या है? यह बंगाल तक ही सीमित रहा, स्वदेशी आंदोलन। अगला प्रश्न है, कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? द्वितीय ताजमहल कौन सा मकबरा कहलाता है? तो कौन सा कहलाता है? अनारकली का मकबरा, या एतमाद उद्दौला का मकबरा, या रबिया उद्दौरानी का मकबरा, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर क्या है? रबिया उद्दौरानी का मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या नीति थी? किस युद्ध के संबंध में? द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में। पूर्ण स्वतंत्र का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन को सहयोग, या ब्रिटेन के सक्रिय सहयोग, या तटस्थता, या बिना शर्त के सहयोग? इसका सही उत्तर क्या है? पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन को सहयोग। जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था तो उस समय अंग्रेज़ों ने भारतीयों से सहायता मांगी थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से सहायता मांगी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बोला, पहले पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन दो, जब पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिल जाएगा तो हम आपका सहयोग द्वितीय विश्व युद्ध में कर देंगे। ऐसा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अंग्रेज़ों से बोला। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस एक को लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था? गैरीबाल्डी को, विवेकानंद को, दादा भाई नौरोजी को, या मैजीनी को? तो लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु किसे माना था? मैजीनी को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? मतलब किस अंग्रेज ने भगवत गीता का सबसे पहले अंग्रेजी में अनुवाद किया था? विलियम जोन्स ने, चार्ल्स विल्किंस ने, अलेक्जेंडर कनिंघम ने, या जॉन मार्शल ने? तो किसने किया था? चार्ल्स विल्किंस ने सबसे पहले भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया? किस शासक ने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया? अकबर, बाबर, हुमायूं, या शाहजहां? तो किसने चलाया? बाबर ने शाहरुख नाम का चांदी का एक सिक्का चलाया। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया गया था?
बनारस अधिवेशन 1905, कलकत्ता अधिवेशन 1906, सूरत अधिवेशन 1907 या लखनऊ अधिवेशन 1916 में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया। तो किस में कराया? लखनऊ अधिवेशन 1916 में। अगला प्रश्न है, हड़प्पीय सीलों का सर्वाधिक प्रचलित प्रकार कैसा है? जो हड़प्पा की सीलें थीं उनका प्रकार किस प्रकार का है? मतलब उनका जो आकार है वह किस प्रकार का है? चौकोर, गोल, बेलनाकार, अंडाकार। तो कैसा है इसका सही उत्तर क्या है? चौकोर। किस प्रकार का है? हड़प्पीय जो सील थी उनका आकार चौकोर है। अगला प्रश्न है, आमरी संस्कृति कहाँ पनपी? कौन सी संस्कृति? आमरी जो संस्कृति थी वह सब कहाँ पर पनपी थी? कच्छ के क्षेत्र में, अफगानिस्तान में, बलूचिस्तान में या सिंध में? तो कहाँ पर पनपी? सिंध में आमरी संस्कृति पनपी थी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति की बहुसंख्यक मोहरें किससे निर्मित हैं? जो हड़प्पा संस्कृति थी उसकी जो मोहरें हैं वो किससे बनाई जाती थी, किससे निर्मित की जाती थी? पक्की मिट्टी से, प्रकाशित वस्तु से, अकीक से या सैल कड़ी से? तो किससे बनाई जाती थी? जो हड़प्पा की मोहरें हैं वह सैल कड़ी से बनाई जाती थी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा के भग्नावशेषों पर सबसे पहले किसका ध्यान गया? जो हड़प्पा के अवशेष थे उनका सबसे पहले किसका ध्यान गया था? चार्ल्स मैनसन, डॉक्टर साहनी, एम व्हीलर या MS बट्स का? तो किसका गया था? चार्ल्स मैनसन का। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पाकिस्तान में सिंधु नदी को किस उर्दू नाम से संबोधित किया जाता है? जो पाकिस्तान है वहाँ पर सिंधु नदी को उर्दू में किस नाम से संबोधित किया जाता है? सिंधु, नहर अल सिंध, दरियाए सिंध या सिंध? तो किस नाम से संबोधित किया जाता है? दरियाए सिंध। सिंध नदी है उसको दरियाए सिंध नदी के नाम से पाकिस्तान में संबोधित किया जाता है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है वह किस युग की सभ्यता थी? रजत युग की, टिन युग की, स्वर्ण युग की या कांस्य युग की? तो किस युग की सभ्यता रही है? वह कांस्य युग की सभ्यता रही है। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? जो सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग थे वहाँ पर जो लोग रहते थे वह किसकी पूजा करते थे? मतलब किस देवता की, पशु की या किसकी पूजा किया करते थे? विष्णु की, पाशुपति की, इंद्र की या ब्रह्मा की? तो किसकी पूजा किया करते थे? पाशुपति की। उस समय किसके साक्ष्य मिले हैं? पशुपति के। ठीक है, अगला प्रश्न है, सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है? जो लोग स्मृति पढ़ते हैं, स्मृति एक ग्रंथ जैसा ही होता है, सब उसमें सबसे पुरानी स्मृति है वह कौन सी है? मनु स्मृति, नारद स्मृति, बृहस्पति स्मृति या याज्ञवल्क्य स्मृति? सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है? मनु स्मृति सबसे पुरानी स्मृति है। अगला प्रश्न है, सबसे पुरानी भारतीय दवा आयुर्वेद का उद्गम कौन है? सबसे पुरानी जो भारतीय दवा पहले आयुर्वेद से इलाज किया जाता था। डॉक्टर ऐसे होते नहीं थे, दवाई होती नहीं थी, देसी दवाई हुआ करती थी। तो सबसे पहले जो आयुर्वेद था उसका उद्गम कहाँ से माना गया है? तो उसका उद्गम ऋग्वेद से या यजुर्वेद से या अथर्ववेद से या सामवेद से? तो कहाँ से माना गया है? अथर्ववेद से आयुर्वेद का उद्गम माना गया है। अगला प्रश्न है, वैदिक साहित्य में, अगला प्रश्न क्या है हमारा? वैदिक साहित्य में निम्न में से कौन सा नहीं आता? किसमें? वैदिक साहित्य में। ब्राह्मण, वेदांग, आरण्यक, उपनिषद? तो इसका सही उत्तर है वेदांग। वैदिक साहित्य में क्या नहीं आता है? वेदांग। उपनिषद, आरण्यक और ब्राह्मण ग्रंथ वेदांग में आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मानव आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में गमन किस वैदिक साहित्य का विश्वास है? क्या मानव जो आत्मा होती है उसका एक शरीर से दूसरे शरीर में
जो गमन होता है वो किस साहित्य का विश्वास, मतलब कौन सा साहित्य विश्वास करता है? संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। तो इसका सही उत्तर है उपनिषद। मानव आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने का जो प्रक्रिया है वो कौन सा वैदिक साहित्य विश्वास करता है? उपनिषद। अगला प्रश्न है, भारतीय गणित का उद्गम निम्न में से किस में पाया जा सकता है? जो भारतीय गणित है उसका उद्गम निम्न में से किस में पाया जा सकता है? उपनिषदों में, आरण्यक में, शुल्ब सूत्र में, या कोई नहीं? तो किस में पाया जाता है? शुल्ब सूत्र में भारतीय गणित का उद्गम माना जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा ब्राह्मण आंध्रों के बारे में प्रथम साहित्यिक साक्ष्य देता है? किसके बारे में? ब्राह्मण आंध्रों के बारे में प्रथम साहित्यिक साक्ष्य। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, कौशिकी ब्राह्मण ग्रंथ, ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ, या जैमिनीय ब्राह्मण ग्रंथ। तो इसका सही उत्तर है ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथों में ब्राह्मण आंध्रों के बारे में प्रथम साहित्यिक साक्ष्य मिलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, उपनिषद जिन्हें वेदांत के नाम से जाना जाता है की संख्या कितनी है? किसकी? उपनिषदों की संख्या कितनी है जिन्हें किस नाम से जाना जाता है? वेदांत के नाम से। 96, 105, 108, या 112? कितने उपनिषदों की संख्या है? तो 108 उपनिषदों की संख्या है। अगला प्रश्न है हमारा, अथर्ववेद से संबंध ब्राह्मण कौन सा है? मतलब जो अथर्ववेद है उससे संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? गोपथ, ऐत्रेय, कौशिकी, या शतपथ? क्या? शतपथ। तो इसका सही उत्तर है, सही उत्तर क्या है इसका? गोपथ। क्या है? अथर्ववेद से जो संबंध ब्राह्मण ग्रंथ है वो कौन सा है? गोपथ है। अगला प्रश्न है हमारा, देवासुर संग्राम की कहानी का वर्णन किसमें? कौन से संग्राम की कहानी? देवासुर संग्राम की कहानी का वर्णन ऐत्रेय ब्राह्मण में, शतपथ ब्राह्मण में, छांदोग्य उपनिषद में, या मुंडक उपनिषद में? तो देवासुर संग्राम की कहानी का वर्णन किस में है? ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में देवासुर संग्राम की कहानी का वर्णन है। अगला प्रश्न है हमारा, ऋग्वेद में सूक्त की संख्या कितनी है? किसकी? सूक्त की संख्या कितनी है ऋग्वेद में? 1011, 1013, 1015, या 1028? तो कितने सूक्त हैं? 1028 ऋग्वेद में सूक्त हैं। अगला प्रश्न है, मनु ने किन नदियों के बीच के क्षेत्र को ब्रह्मवर्त कहा है? किसने? मनु ने किन दो नदियों के बीच के क्षेत्र को ब्रह्मवर्त कहा है? चंद्रभागा एवं वितस्ता, वितस्ता एवं शतुद्री, सरस्वती एवं दशदती, और गंगा एवं यमुना। तो इसका आंसर क्या है? सरस्वती एवं दशदती का जो क्षेत्र है उसे मनु ने ब्रह्मवर्त कहा है। अगला प्रश्न है हमारा, संस्कृत भाषा के पहले व्याकरण कौन थे? संस्कृत भाषा के पहले व्याकरण कौन थे? कलहड़, मैत्रेयी, कालिदास, या पाणिनि? तो इसका सही उत्तर क्या है? पाणिनि। पाणिनि ने सब जो पाणिनि थे उन्होंने वो ही संस्कृत भाषा के पहले व्याकरण थे। अगला प्रश्न है हमारा, ऋग्वेद देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित में कौन सी बात सही नहीं है? कौन से देवता के बारे में? इंद्र देवता के बारे में। किस वेद में? ऋग्वेद में। कौन सी बात सही नहीं है? उसे बोझ एवं सोम रसपान प्रिय थे, वह पुरों को नष्ट करने वाला देवता था, सर्वाधिक सूक्त उसे ही संबोधित हैं, मतलब सर्वाधिक जो सूक्त होते हैं ऋग्वेद में वो उन्हीं के लिए बने हैं, या वह ऋत धारक था? वह ऋत धारक था। इसका सही उत्तर क्या है? वह ऋत धारक था। अगला प्रश्न है हमारा, दशराग्य युद्ध का विजेता सुदास किस जन से संबंधित था? मतलब जो दशराग्य युद्ध हुआ था उसमें सुदास जो जीते थे वह किस जन से संबंधित थे? अनु, धू, भरत, या शिवी? अनु, धू, भरत, या शिवी? इसका सही उत्तर क्या है? भरत। वह किससे संबंधित थे? भरत जन से संबंधित थे। ठीक है।
अगला प्रश्न देखते हैं, उपनिषद क्या है? उपनिषद क्या है? तो देखते हैं क्या है। महाकाव्य, कथा संग्रह है, हिंदू दर्शन का स्रोत है या कानून की पुस्तकें हैं? तो उपनिषद क्या है? उपनिषद जो है वो हिंदू दर्शन के स्रोत है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा जैन दर्शन से संबंध नहीं रखता? देखते हैं क्या नहीं रखता। स्यादवाद, न्यायवाद, अनेकांतवाद या तैरवाद। इनमें से जो जैन दर्शन से कौन सा ग्रंथ संबंध नहीं रखता, मतलब क्या संबंध नहीं रखता है? तो इसका सही उत्तर है न्यायवाद। न्यायवाद जो है वो जैन दर्शन से संबंध नहीं रखता है। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन सा सबसे पुराना जैन ग्रंथ कहा जाता है? देखते हैं सबसे पुराना जैन ग्रंथ क्या है। 12 अंग, 12 उपांग, 14 पूर्व या 14 उप पर्व। 14 पूर्व या 14 उप पर्व। इसका सही उत्तर क्या है? 14 पूर्व जो है, जो मतलब सबसे पुराना जैन ग्रंथ कहा जाता है 14 पूर्व। अगला प्रश्न है, महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिए? किसने? महावीर ने। जैन धर्म के जो गुरु थे या जैन धर्म जिन्होंने प्रचलन लाया हुआ है महावीर थे। महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिया अपना? मागधी, अर्धमागधी, शूरसेनी या प्राकृत? तो किस भाषा में उपदेश दिए? महावीर ने प्राकृत भाषा में सबसे ज़्यादा अपने उपदेश दिए हैं। अगला प्रश्न है हमारा, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित थे? वाराणसी, कौशाम्बी, गिरिब्रज, चंपा। तो जो जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ हैं वह किस स्थान से थे? तो वह कहाँ से थे? वाराणसी से थे। अगला प्रश्न है, अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? कौन सा व्रत सिद्धांत? अणुव्रत सिद्धांत। महायान बौद्ध संप्रदाय ने, हीनयान बौद्ध संप्रदाय ने, जैन धर्म ने या लोकायत शाखा ने? तो इसका सही उत्तर क्या है? महायान बौद्ध संप्रदाय ने अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अगला प्रश्न है हमारा, स्यादवाद सिद्धांत किस धर्म का है? जो स्यादवाद सिद्धांत है वह किस धर्म का है? तो लोकायत धर्म का, शैव धर्म का या जैन धर्म का या वैष्णव धर्म का? तो इसका सही उत्तर क्या है? जैन धर्म का। स्यादवाद जो सिद्धांत है वह किस धर्म का है? जैन धर्म का। स्यादवाद, अनेकांतवाद, तैरवाद जो है वो जैन धर्म से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता? वह कौन सा धर्म है जो विश्व का विनाश भी हो जाए, प्रलय भी हो जाए, उस अवधारणा में विश्वास नहीं करता है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म या इस्लाम धर्म? इसका सही उत्तर क्या है? जैन धर्म। जो जैन धर्म है वह विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? किससे? पार्श्वनाथ से संबद्ध होने के कारण। चंपा, फावा, सम्मेद शिखर या ऊर्जंते? तो इसका सही उत्तर क्या है? सम्मेद शिखर। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है। तैरी गाथा, आचरांग सूत्र, सूत्र कृतांग या व्रतकल्प सूत्र? तो इसका सही उत्तर क्या है? तैरी गाथा जो है वो आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा, बोधिसत्वों का धर्म किसे कहते हैं? जो बोधिसत्व हैं उनका धर्म किसे कहते हैं? हीनयान को, महायान को, जैन धर्म को या अद्वैतवाद को? इसका सही उत्तर क्या है? महायान को। बोधिसत्व का धर्म जो है वो किसे कहते हैं? महायान को। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का संस्थापक नागार्जुन। जो बौद्ध धर्म की महायान संप्रदाय है उसका संस्थापक कौन है? नागार्जुन। सबसे पहले एक क्वेश्चन ये बना, निम्नलिखित में से किस शासक का समकालीन था? दो क्वेश्चन इसी में
कनेक्ट हैं। तो बिंदुसार, अशोक, कनिष्क या हर्षवर्धन। तो इसका सही उत्तर क्या है? कनिष्क। जो कनिष्क है ना, कनिष्क शासक का समकालीन थे नागार्जुन, और इन्होंने बौद्ध धर्म की महायान संप्रदाय का संस्थापक भी माना जाता है, या संस्थापक हैं ही माना किया जाता है। अगला प्रश्न है, जातक कहानियाँ किस प्राचीन भाषा में रचित हैं? जो जातक कहानियाँ हैं वह किस भाषा में रचित हैं? संस्कृत, ब्राह्मी, ग्रीक या पाली? तो इसका सही उत्तर क्या है? पाली। जो जातक कहानियाँ हैं वो पाली भाषा में रचित हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कल्प सूत्र का लेखक कौन था? किसका? कल्प सूत्र का। सिमुक, फाड़िनी, भद्रबाहु या पतंजलि? जो कल्प सूत्र है उसका लेखक कौन था? भद्रबाहु। ये सभी को जरूर पता होगा। इसका सही उत्तर है भद्रबाहु। जो कल्प सूत्र है उसका लेखक कौन है? भद्रबाहु। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। बुद्ध के अनुसार निम्नलिखित में किससे निर्वाण की प्राप्ति होती है? जो बौद्ध धर्म है उसमें बुद्ध के अनुसार निम्नलिखित में किससे निर्वाण की प्राप्ति होती है? निरंतर स्थित प्रज्ञ अवस्था में रहना, अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करना, संन्यास एवं ताप का अनुपालन, श्रद्धा भजन के प्रतीक स्तूप की पूजा। तो बुद्ध के अनुसार जो निर्वाण की प्राप्ति होती है उसमें कौन कौन सा मार्ग है, मतलब किस मार्ग से होते हुए उन्हें निर्वाण की प्राप्ति होती है? तो इसमें 8 मार्ग हैं। किन मार्गों की अनुसरण किया है? 8 मार्गों का। अगला प्रश्न है हमारा, बुद्ध भगवान का सर्वोत्तम वर्णन किस रूप में किया जा सकता है? कौन से भगवान का? बुद्ध भगवान का सर्वोत्तम वर्णन, जो सबसे अच्छा वर्णन है, वह किस रूप में किया जा सकता है? अनीश्वरवादी, ईश्वरवादी, भौतिकवादी या अज्ञतावादी? ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या है? अनीश्वरवादी। अगला प्रश्न है अपना, बौद्ध संरचना धार्मिक स्तूप कहाँ पर है? कौन सा? बौद्ध संरचना धार्मिक स्तूप जो है वो कहाँ पर है? सारनाथ में, सांची में, कोणार्क में या महाबलीपुरम में? तो इसका सही उत्तर क्या है? सारनाथ में। जो बौद्ध संरचना धार्मिक स्तूप है वो कहाँ पर है? सारनाथ में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, जहाँ यह मानते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, उस स्मारक का नाम बताएं, और जिसे सीट ऑफ द होली बुद्ध भी कहा जाता है। धार्मिक स्तूप सारनाथ, सांची स्तूप सांची, सिंगारदान स्तूप स्वातघाटी, द्रोदुल, चौतेरन गंगटोक। तो इसका सही उत्तर क्या है? धार्मिक स्तूप सारनाथ, जिसे हम क्या कहते हैं? सीट ऑफ द होली बुद्ध भी कहा जाता है, और भगवान बुद्ध ने यहीं पर अपना पहला उपदेश दिया था, सारनाथ में, धार्मिक स्तूप। ठीक है, अगला प्रश्न है, कुल कितने संत नयनार परंपरा के मुताबिक होना चाहिए? ठीक है, 12, 15, 60, 63। इसका सही उत्तर क्या है? 63 संत नयनार परंपरा के मुताबिक होने चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। आलवार कौन थे? कौन? आलवार जो थे वह कौन थे? शैव संत, वैष्णव संत, शैव और वैष्णव दोनों संत, ब्रह्मा का उपासक। तो जो आलवार थे वो कौन थे? वैष्णव संत थे। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन सा शैव संप्रदाय सामाजिक और धार्मिक सुधारों के लिए महत्वपूर्ण था? पाशुपत, मतमयूर, वीर शैव या सुधार शैव? तो इसका सही उत्तर क्या है? वीर शैव जो है वो शैव संप्रदाय सामाजिक और धार्मिक सुधारों के लिए महत्वपूर्ण थे, वीर शैव। ठीक है, अगला प्रश्न है, धार्मिक साहित्य में शिव का प्रारंभिक स्वरूप है कैसा है? देखते हैं, योगी का रूप है, रुद्र का है, पाशुपति का है या महेश्वर का है? इसका सही उत्तर क्या है? पशुपति का। सिंधु सभ्यता में शिव को ही पशुपति कहते थे, जिसमें सर्वप्रथम पशुपति की पूजा की जाती थी, मतलब भगवान शिव की पूजा की जाती थी। अगला प्रश्न है, भवभूतिकृत मालती माधव निम्नलिखित में से किनके अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है? दिगंबर जैन के लिए,
कापालिक, बौद्ध तांत्रिक और भागवत। इसका सही उत्तर क्या है? कापालिक के लिए। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था? मतलब जो प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था वह कौन सा था? आजीवक था, मत मयूर था, मैमत था या ईशान शिव गुरुदेव पद्धति था? तो इसका सही उत्तर क्या है? मत मयूर। मत मयूर जो था वो प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था। अगला प्रश्न है, अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती किसका प्रतीक है? पुरुष और नारी का योग, देवता और देवी का योग, देव और उसकी शक्ति का योग, उपरोक्त किसी का नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या है? देव और उसकी शक्ति का योग। जो अर्धनारीश्वर मूर्ति है जिसमें शिव तथा पार्वती एक साथ हैं, वह किसका रूप माना, प्रतीक माना जाता है? देव और उनकी शक्ति का योग माना जाता है। अगला प्रश्न है, महाभारत में सर्वप्रथम भागवत धर्म का उल्लेख किस पर्व में किया गया है? जो महाभारत है उसमें सर्वप्रथम भागवत धर्म का उल्लेख किस पर्व में किया गया? मतलब कौन से भाग में किया गया है? पर्व का मतलब उद्योग पर्व, वन पर्व, भीष्म पर्व या युद्ध पर्व? तो किस में किया गया है? भीष्म पर्व में, महाभारत के भीष्म पर्व में भागवत धर्म का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, द्रविड़ वैष्णव भक्तों को क्या कहा जाता था? किनको? द्रविड़ वैष्णव भक्तों को। अलवार, नैनार, आयर, तेलंग। इसका सही उत्तर क्या है? अलवार। जो अलवार थे उनको द्रविड़ वैष्णव भक्तों को अलवार कहा जाता था। अगला प्रश्न है, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? वासुदेव जो कृष्ण थे, कृष्ण भगवान थे, उनकी पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी? भागवतों ने, वैदिक आर्यों ने, तमिलों ने, आवीरों ने? तो इसका सही उत्तर क्या है? भागवतों ने, क्योंकि जो वासुदेव कृष्ण है वो भागवत धर्म से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मोक्ष के साधन के रूप में जन्म, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व देता है? किसके? मोक्ष के साधन के रूप में जन्म, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व देता है। अद्वैत वेदांत, विशिष्टाद्वैत वेदांत, भगवद गीता या मीमांसा? इसका सही उत्तर क्या है? उत्तर क्या है? भगवत गीता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? किसने? वह कौन सा सुल्तान था जिसने निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? देखते हैं किस सुल्तान से। जलालुद्दीन खिलजी से, अलाउद्दीन खिलजी से, गयासुद्दीन तुगलक से या मोहम्मद बिन तुगलक से? तो किससे मना कर दिया था निजामुद्दीन औलिया ने? अलाउद्दीन खिलजी से भेंट करने से मना कर दिया था। अगला प्रश्न है, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? किसकी? बुद्ध की। गुप्त काल में, कुषाण काल में, मौर्य काल में या गुप्तोत्तर काल में? तो इसका सही उत्तर क्या है? कुषाण काल। जो कुषाण काल था उसमें बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई थी। अगला प्रश्न है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? किसके अर्थशास्त्र में? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। आर्थिक जीवन, राजनीतिक नीतियाँ, धार्मिक जीवन या सामाजिक जीवन? तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है राजनीतिक नीतियाँ। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र नाम से कैसा लगता है? मतलब आर्थिक जीवन से जुड़ा हुआ, बल्कि इसमें आर्थिक गतिविधियां ना होते हुए इसमें राजनीतिक नीतियों का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था? जो पाटलिपुत्र था उसमें जो चंद्रगुप्त का महल बना था वो किसका बना था? किस चीज़ से बनाया गया था? ईंटों से, पत्थरों से, लकड़ी से या मिट्टी से? तो किस चीज़ से बनाया गया था? लकड़ी से। जो चंद्रगुप्त का महल था वो पूर्णतः लकड़ी का महल बना हुआ था। अगला प्रश्न है, बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया? मतलब अच्छे से। बिना बेगार मतलब अच्छे से। किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया?
चंद्रगुप्त मौर्य ने, बिंदुसार ने, अशोक ने या रुद्रदामन प्रथम ने? तो किसने कराया था? रुद्रदामन प्रथम ने। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली थी? वह कौन सा साम्राज्य था जिसकी सीमाएं भारत में तो थी ही लेकिन उसके बाहर भी फैली हुई थी? गुप्त वंश, मौर्य वंश, कुषाण वंश या चोल वंश? किसकी फैली हुई थी? कुषाण वंश की। अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को प्रतिबंधित करना, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को विस्तृत करना, देशद्रोह के आरोप में राष्ट्रीय नेताओं को बंदी बनाना। तो इसका उद्देश्य क्या था? इसका लक्ष्य क्या था? व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना। जो रॉलेट एक्ट आया था भारत में, उसका जो उनने जो लक्ष्य रखा था वो व्यक्तियों की स्वतंत्रता को कम करना, मतलब जितना हो उतना ही करना और सीमित रखना। इसलिए रॉलेट एक्ट का विरोध किया गया था और एक कांग्रेस ने किया। अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को स्थापित किया था। 1858 के भारत सरकार अधिनियम ने, लॉर्ड कैनिंग ने 1860 में सनद के जारी किए जाने से 1858 की साम्राज्य की घोषणा ने। इसका सही उत्तर क्या है? 1858 की साम्राज्य की घोषणा ने। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन पोलो जुड़ा है, यह क्वेश्चन पूछा भी गया है एग्जाम्स में। ऑपरेशन पोलो जुड़ा है किससे? भारत छोड़ो आंदोलन से, सविनय अवज्ञा आंदोलन से, जूनागढ़ राज्य में सैनिक कार्रवाई से या हैदराबाद राज्य में सैनिक कार्रवाई से? जो ऑपरेशन पोलो है वो किस चीज़ से जुड़ा हुआ है? हैदराबाद राज्य में सैनिक कार्रवाई से। जब हैदराबाद स्वतंत्रता के पश्चात भारत में नहीं मिला था, उस समय सैनिक कार्रवाई की गई थी और जो ऑपरेशन था उसका नाम रखा गया था पोलो। क्या नाम रखा गया था? पोलो। अगला प्रश्न है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। जो पशुपालन है उसका प्रारंभ कब हुआ? निचले पूर्व पाषाण काल में, मध्य पूर्व पाषाण काल में या ऊपरी एवं पाषाण काल में या मध्य पाषाण काल में? उसका सही उत्तर क्या है? मध्य पाषाण काल। जो मध्य पाषाण काल था उसमें पशुपालन का प्रारंभ हो गया था। अगला प्रश्न है, किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया? विश्वामित्र, अगस्त, वशिष्ठ या सांवर? तो इसका सही उत्तर क्या है? अगस्त। जो अगस्त मुनि थे उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया और उन्हें आर्य बनाने का काम किया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? मतलब किस बादशाह की पत्नी ने अपने पति के मकबरे का निर्माण करवाया था? शाह बेगम ने, आजी बेगम ने, मुमताज़ महल बेगम ने या नूरुन्निसा बेगम ने? इसका सही उत्तर क्या है? आजी बेगम ने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, अनवार ए स्वाहिली नामक ग्रंथ निम्नलिखित में से किसका अनुवाद है? कौन सा? अनवार ए स्वाहिली। पंचतंत्र, महाभारत, रामायण या गीता? तो इसका सही उत्तर क्या है? पंचतंत्र जो है उसका अनवार ए स्वाहिली नामक ग्रंथ में अनुवाद करवाया। अगला प्रश्न है, होयसल स्मारक पाए जाते हैं। जो होयसल स्मारक हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं? हम्पी और होस्पेट में, हॉलीवुड और बेलूर में, मैसूर और बेंगलुरु में, श्रृंगेरी और धारवाड़ में? तो इसका सही उत्तर क्या है? हॉलीवुड और बेलूर में होयसल स्मारक पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, संस्कृत के कवि और नाटककार जो कालिदास हैं उनका उल्लेख हुआ है कहाँ पर? पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में, मिहिर भोज के ग्वालियर अभिलेख में या कुमारगुप्त प्रथम के कमरदंडा शिवलिंग अभिलेख में या चंद्रगुप्त द्वितीय के मथुरा स्तंभ लेख में? तो इसका सही उत्तर क्या है? पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का
उल्लेख हुआ है पुलकेशिन द्वितीय के येलो अभिलेख में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी, उनकी अपनी लिपि थी, उनकी खेतीहर अर्थव्यवस्था थी, उनका विस्तार नर्मदा घाटी तक था। इसका सही उत्तर क्या है? वह नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी वो कैसी थी? नगरीय सभ्यता। और आर्यों की कौन सी थी? ग्रामीण। भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदाय में कौन सा विभेदक लक्षण है? ईश्वरी सत्ता में आस्था, पुनर्जन्म के सिद्धांत में आस्था, वेदों की प्रामाणिकता में आस्था, या स्वर्ग तथा नरक की सत्ता में विश्वास। तो इसका सही उत्तर क्या है? वेदों की प्रामाणिकता में आस्था। अगला प्रश्न है, अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था। जो अफगानिस्तान में बामियान है वह किस लिए प्रसिद्ध था? हिंदू मंदिर के कारण, हाथी दांत के काम हेतु, स्वर्ण सिक्कों के टंकण हेतु, बुद्ध प्रतिमा के लिए। तो इसका सही उत्तर क्या है? बुद्ध प्रतिमा के लिए। जो अफगानिस्तान का बामियान है वो बुद्ध की प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्रोत में उल्लेखित है कि प्राचीन भारत में दास्ता नहीं थी? अर्थशास्त्र, मुद्रा राक्षस, मेगास्थनीज की इंडिका, या वायु पुराण। उसका सही उत्तर क्या है? मेगास्थनीज की इंडिका, जिसमें प्राचीन भारत में दास्ता का प्राचीन भारत में दास्ता नहीं थी ऐसा उल्लेखित किया गया है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा 8वीं शताब्दी के संत शंकराचार्य के बारे में सही नहीं है? किसके? शंकराचार्य। उन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 4 धाम स्थापित किए। उन्होंने बौद्ध तथा जैन धर्मों के विस्तार पर रोक लगाई। उन्होंने प्रयागराज को तीर्थ राज नाम दिया। उन्होंने वेदांत का प्रसार किया। तो उसका सही उत्तर क्या है? उन्होंने प्रयागराज को तीर्थराज का नाम दिया। बल्कि उन्होंने 4 धाम स्थापित किए, बौद्ध तथा जैन धर्म जो बढ़ रहे थे अधिकतर उन पर रोक भी लगाई, और वेदांत का प्रसार किया क्योंकि वो हिंदू धर्म से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है। जो मौर्य काल में सीता कहा जाता था वो किस लिए कहा जाता था? किसके लिए कहा जाता था? एक देवी के लिए, एक धार्मिक संप्रदाय के लिए, या राजकीय भूमि से प्राप्त आय के लिए, या ऊसर भूमि के लिए। इसका सही उत्तर क्या है? राजकीय भूमि से प्राप्त आय जो मिलती थी उसे सीता कहा जाता था। अगला प्रश्न है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? रॉबर्ट क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड मेयो, या लॉर्ड डलहौजी। इसका सही उत्तर क्या है? वॉरेन हेस्टिंग्स। जो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे वो कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, अगला प्रश्न है, कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? कब? जब कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? कॉर्नवालिस, हेस्टिंग्स, बेलिजली, या बेंटिक। तो इसका सही उत्तर क्या है? हेस्टिंग्स। ठीक है, अगला प्रश्न है, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किससे संबंधित है? किसकी? सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड डलहौजी, हेनरी लॉरेंस, लॉर्ड हेस्टिंग्स से। तो इसका सही उत्तर क्या है? वॉरेन हेस्टिंग्स से सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है। अगला प्रश्न है, इनमें किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया? रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस, वॉरेन हेस्टिंग्स, या लॉर्ड मेयो। तो इसका सही उत्तर क्या है? वॉरेन हेस्टिंग्स ने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया। अगला प्रश्न है, द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? किसका? द्वैध शासन। लॉर्ड क्लाइव, हेक्टर मुनरो, लॉर्ड मेकाले, या लियोनेस कार्टेस। इसका सही उत्तर क्या है? लियोनेस कार्टेस जो थे वह द्वैध शासन का जनक माना जाता है, लियोनेस कार्टेस को। अगला प्रश्न है, 1802 की बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किनके मध्य
हुए थे? अंग्रेज तथा बाजीराव प्रथम, अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय, अंग्रेज फ्रांसीसी तथा बाजीराव प्रथम, डच तथा बाजीराव द्वितीय। तो इसका सही उत्तर क्या है? अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय के बीच बसीन की संधि पर हस्ताक्षर हुआ। अगला प्रश्न है, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? किसकी? अंग्रेजों की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला। पेशवा बाजीराव द्वितीय, रघुजी भोंसले, दौलतराव सिंधिया या महादजी होलकर? इसका सही उत्तर क्या है? पेशवा बाजीराव द्वितीय जो था वह लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था। सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया? किस संधि को? सहायक संधि को। लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली, सर जॉन शोर या लॉर्ड ऑकलैंड? तो इसका सही उत्तर क्या है? लॉर्ड वेलेस्ली जो थे वह सहायक संधि को क्रियान्वित किया गया। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी? निम्न में से किसने सहायक संधि को स्वीकार ही नहीं किया था? हैदराबाद के निजाम, इंदौर के होलकर, जोधपुर के राजपूत या मैसूर के शासक ने? इसका सही उत्तर क्या है? इंदौर के होलकर जो थे उन्होंने सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन प्रस्थान त्रय में सम्मिलित नहीं है? भागवत, भगवद गीता, ब्रह्मसूत्र या उपनिषद? प्रस्थान त्रय में सम्मिलित नहीं है, तो इसका सही उत्तर क्या है? भागवत। अगला प्रश्न है, भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के किसके थे? तांबे के, सोने के, रांगा के या चांदी के? जो प्राचीनतम सिक्के प्राप्त हुए वो किस चीज़ से बनते थे? चांदी से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा? गिरिब्रज, राजगृह, पाटलिपुत्र या कौशाम्बी? तो इसका सही उत्तर क्या है? कौशाम्बी। जो मगध राज्य था उसकी गिरिब्रज रही थी राजधानी, राजगृह भी रही थी, पाटलिपुत्र भी रही थी, और कौशाम्बी जिसमें से बिल्कुल नहीं रहा। अगला प्रश्न है, प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का था? मतलब जो श्रावस्ती थी वह नगर था वह किस आकृति में बना हुआ था? वृत्ताकार, अर्धचंद्राकार, त्रिभुजाकार या आयताकार? किस आकृति का था? अर्धचंद्राकार। जो श्रावस्ती था वह अर्धचंद्राकार आकृति में बना हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न है, खारवेल प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व की एक प्रसिद्ध राजनीतिक हस्ती किस देश का शासक था? मगध, अंग, कलिंग या बेंगी? तो इसका सही उत्तर क्या है? कलिंग। जो खारवेल था वह प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व की प्रसिद्ध राजनीतिक हस्ती थी, मतलब एक शासक था। और किस खारवेल कहाँ से था? कलिंग का शासक था। अगला प्रश्न है, अरबियों ने मुल्तान को क्या नाम दिया था? किसने? अरबियों ने। सौंदर्य नगरी, संपदा नगरी, स्वर्ण नगरी या गुलाबी नगरी? तो इसका सही उत्तर क्या है? स्वर्ण नगरी। जो अरबी थे उन्होंने मुल्तान को किस नाम से क्या नाम दिया था? स्वर्ण नगरी नाम दिया था। अगला प्रश्न है, मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्न में से किसके शासनकाल में हुआ था? जो मालवा क्षेत्र था उस पर मगध की सत्ता थी, उसका जो विस्तार हुआ वो किसके शासनकाल में हुआ? बिंबिसार के, अजातशत्रु के, उदयन के या शिशुनाग के? तो इसका सही उत्तर क्या है? शिशुनाग। जो मालवा क्षेत्र उसमें मगध की सत्ता का विस्तार कब हुआ? किसके शासनकाल में हुआ? शिशुनाग के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, शिव की प्रख्यात मंदिर पशुपतिनाथ कहाँ स्थित है? बर्मा, बांग्लादेश, नेपाल, तिब्बत? इसका सही उत्तर क्या है? नेपाल। जो शिव का प्रख्यात पशुपतिनाथ मंदिर है वह कहाँ स्थित है? नेपाल में। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र में स्थित अजंता में चट्टानों को काटकर बनाए गए
गुफा स्मारक किस धर्म के हैं? सिख धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म या हिंदू धर्म? तो इसका सही उत्तर क्या है? बौद्ध धर्म के हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, संगम साहित्य के संरक्षक कौन थे? किस साहित्य के? संगम साहित्य के। नायक, चंदेल, पांड या सोलंकी? तो इसका सही उत्तर क्या है? पांड। पांड जो थे वो संगम साहित्य के संरक्षक थे। अगला प्रश्न है, गांधी जी के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना है। सत्याग्रही का शस्त्र अहिंसा है। सत्याग्रह को अपने संकल्प में दृढ़ विश्वास होना चाहिए या सत्याग्रही को विरोधियों के प्रति द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए? तो इसका सही उत्तर क्या है? सत्याग्रही का शस्त्र जो है वह अहिंसा है, जबकि महात्मा गांधी जी हिंसा के विरुद्ध में थे। ठीक है। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु क्या तरीका बताया? किसने? गांधी जी ने। आत्मनियंत्रण, नसबंदी, निरोध या लूफ? तो इसका सही उत्तर क्या है? आत्मनियंत्रण। मतलब हमारे दो वाला जो नियोजन है वो महात्मा गांधी के टाइम से चल रहा है। उसमें गांधी जी का क्या तरीका बताया? आत्मनियंत्रण, मतलब स्वयं पर नियंत्रण। अगला प्रश्न है, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? जो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम बनाया गया था वह किस नगर के बाहर स्थित है? मतलब कहाँ बनाया गया था? गांधीनगर, अहमदाबाद, राजकोट या बड़ौदा? तो इसका सही उत्तर क्या है? अहमदाबाद। ये अहमदाबाद शहर के बाहर स्थापित है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती के किनारे एक आश्रम बनाया था, इसे क्या कहा जाता था? स्वाध्याय आश्रम, हरिजन आश्रम, सत्याग्रह आश्रम या स्वराज आश्रम? तो इसे क्या कहा जाता था? सत्याग्रह आश्रम। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने सेवा धर्म कहाँ अपनाया था? जो सेवा धर्म था वह कहाँ अपनाया था? मुंबई में, शांति निकेतन में या दक्षिण अफ्रीका में या पुणे में? इसका सही उत्तर क्या है? दक्षिण अफ्रीका में सेवा धर्म अपनाया गया था, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में ही हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में उन्होंने सेवा धर्म को अपनाने का फैसला किया, इसलिए उन्होंने भारत में कई आंदोलन चलाए। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? कौन से गुरु? राजनीतिक गुरु। चित्तरंजन दास, दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक या गोपाल कृष्ण गोखले? इसका सही उत्तर क्या है? गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा, मतलब बनाया? हरिलाल गांधी, महात्मा गांधी, रामदास गांधी या मणिलाल गांधी? तो इसका सही उत्तर क्या है? महात्मा गांधी सत्याग्रह शब्द का प्रयोग किया। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मोहनदास करमचंद गांधी किसके लिए सर्वाधिक जाने जाते हैं? भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए, निष्क्रिय विरोध करने के लिए, एक इस्लामी राष्ट्र स्थापित करने की इच्छा के लिए, हिंदुओं द्वारा राजनीतिक कार्यकलाप करने का विरोध या ब्रिटिश राज्य को समाप्त करने की हिंसा को प्रोत्साहित करने के लिए? तो इसका सही उत्तर क्या है? भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए, निष्क्रिय विरोध करने के लिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे? वह कौन सा आंदोलन है जिसमें गांधी जी सम्मिलित नहीं थे या संबंधित नहीं थे? स्वदेशी आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन? उसका सही उत्तर क्या है? स्वदेशी आंदोलन, जिसमें गांधी से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सत्याग्रहों में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? भारत छोड़ो आंदोलन,
सविनय अवज्ञा आंदोलन, बारदोली या खेड़ा। तो इसका सही उत्तर क्या है? बारदोली। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों में से गांधी जी के संदर्भ में कौन सा सही है? जाति विहीन अछूतों की दशा में सुधार के लिए कठोर संघर्ष किया, असहयोग आंदोलन शुरू किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया या उपरोक्त सभी। तो गांधी जी ने ये सभी आंदोलन शुरू किए थे। अगला प्रश्न है, गांधी के नाम से पहले महात्मा जोड़ा गया। गांधी के नाम से पहले महात्मा कब जोड़ा गया? चंपारण सत्याग्रह के दौरान, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह के दौरान, 1919 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में या खिलाफत आंदोलन के आरंभ के समय। इसका सही उत्तर क्या है? चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा जोड़ा। अगला प्रश्न है, नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? किसमें? नोआखली काल में। निर्मल कुमार बोस, महादेव देसाई, प्यारेलाल, वल्लभ भाई पटेल। तो इसका सही उत्तर क्या है? प्यारेलाल जो थे वो नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था? राजकोट सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, वायकोम सत्याग्रह या असहयोग आंदोलन। तो इसका सही उत्तर क्या है? वायकोम सत्याग्रह। अगला प्रश्न है, भारतीय कपड़ा व्यापारी बैंकर कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी का निकट सहयोगी है, यह उपयुक्त विवरण है। क्या भारतीय कपड़ा व्यापारी बैंकर कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी का निकट सहयोगी है? उपयुक्त विवरण है। जीडी बिरला का, एमआर जयकर का, जमुना लाल बजाज का या बीएस श्रीनिवास शास्त्री का। इसका सही उत्तर क्या है? जमुना लाल बजाज। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कारागार को गांधी जी ने मंदिर का नाम लिया था? मतलब जब महात्मा गांधी किस कारागार में थे जिन्होंने मंदिर का नाम लिया? नैनी, यरबदा, सेल्यूलर बताओ, आगा खान पैलेस। इसका सही उत्तर क्या है? यरबदा। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय राजनीति में प्रवेश के पूर्व 1 वर्ष तक देश में पर्यवेक्षक एवं विद्यार्थी के रूप में रहने की सलाह गांधी जी को किसने दी थी? एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, रविंद्रनाथ टैगोर। इसका सही उत्तर क्या है? गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था? असहयोग आंदोलन, रॉलेट एक्ट, अहमदाबाद की हड़ताल या बारदोली सत्याग्रह। तो इसका सही उत्तर क्या है? अहमदाबाद की हड़ताल में पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग किया, जिसे हथियार के रूप में लिया। अगला प्रश्न है, 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? कृषकों ने, मध्यम वर्ग, जनता या मजदूर। किसने लिया था? मजदूरों ने।